नमस्कार दोस्तों। सीओपी 28 की मीटिंग चल रही थी दुबई में और इसी मीटिंग के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल करने के लिए एक प्लेज लेना था सारी कंट्रीज को, और इस प्लेज पर इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया है। तो बेसिकली हम इस न्यूज में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया ने इस प्लेज पर साइन करने से क्यों मना कर दिया, और इंडिया अभी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एनर्जी जनरेशन के लिए कोल के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर क्यों एकदम से शिफ्ट नहीं होना चाहता है। हमारी कंट्री की एनर्जी जनरेशन में कोल का क्या यूज है उसको भी समझेंगे, कुछ डेटा और फैक्ट्स भी देखेंगे कि आखिर हमारे लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोल इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो हुआ क्या, इस मीटिंग में सीओपी 28 की मीटिंग थी और इसमें इंडिया और चाइना ने, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो सीओपी 28 की क्लाइमेट समिट थी और इसी क्लाइमेट समिट में एक प्लेज लिया जाना था। वो प्लेज क्या था कि हमारा जो अभी प्रेजेंट में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है पूरे ग्लोबल लेवल पर, उसको हम 3 गुना बढ़ाएंगे 2030 तक। ये टारगेट 2030 तक का था कि सारी कंट्रीज मिलकर 2030 तक 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाएंगी और धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगी। क्लाइमेट को लेकर के, ये क्लाइमेट कंसर्न को लेकर के ये चीज सोची गई थी और इस पे प्लेज लेना था। और उस प्लेज में क्या हुआ कि इंडिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज ने रिफ्रेन कर दिया, यानी कि उस प्लेज पर साइन करने से मना कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये इंडिया चाइना दोनों कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के खिलाफ हैं। हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे कि आखिर इंडिया और चाइना ने इस पर साइन करने से क्यों मना किया। और इसी प्लेज पर टोटल जो है 118 कंट्रीज ने साइन कर दिया और उन्होंने ये प्लेज लिया कि 2030 तक पूरे ग्लोबल लेवल पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको, अभी जो कैपेसिटी है उससे 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी 2030 तक हो जाएगी। अब अगर आप समझोगे कि इंडिया और चाइना ने इस पर क्यों साइन करने से मना किया, तो देखो इस प्लेज का जो ड्राफ्ट टेक्स्ट था उसमें एक पॉइंट था जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, दैट वाज फेजिंग आउट और डाउन कोल। और इसी पॉइंट की वजह से मेनली इंडिया ने रिफ्रेन इसको कर दिया, इस पूरे प्लेज को रिफ्रेन कर दिया। ये पॉइंट फेजिंग आउट कोल मतलब क्या था कि अभी हमारी कंट्री में जितनी भी एनर्जी जनरेशन कोल का यूज करके हो रही है वो एकदम से बंद कर दी जाए। अब देखो इंडिया, आप देखोगे तो एक डेवलपिंग कंट्री है यार, और अभी हम एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट नहीं हो सकते। अभी मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में डेटा भी दिखाऊंगा कि कोल बेस्ड जनरेशन हमारा कितना है और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जनरेशन कितना है। वो गैप ही इतना बड़ा है जिसको हम एकदम से अभी फिल ही नहीं कर सकते। और इसीलिए ठीक भी किया इंडिया ने कि उसने इस प्लेज पर साइन नहीं किया, बिकॉज अगर वो साइन करता तो वहां पर कोल का यूज हमें एकदम से बहुत कम करना पड़ता या उसको एकदम फेज आउट करना पड़ता, खत्म करना पड़ता। और अभी हम उस पोजीशन में नहीं है। एटलीस्ट हमें उस गैप को, जो कोल बेस्ड जनरेशन का गैप है और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जनरेशन का गैप है, उसको एटलीस्ट 10 से 15 साल इंडिया को लगेंगे आज से, अगर बहुत मेहनत की जाए तो उस गैप को फिल अप करने में। तो इसीलिए इंडिया ने इस पे साइन करने से मना कर दिया। इंडिया अभी एज ऑफ नाउ कोल को फेज आउट नहीं कर सकता, उस पोजीशन में ही नहीं है इंडिया, बिकॉज इंडिया अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बहुत जगह जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है हमें, एनर्जी बेस्ड जनरेशन की जरूरत है हमें, कोल बेस्ड जनरेशन की। क्योंकि आप देखो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और ये सबको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और वो इलेक्ट्रिसिटी हम इतनी ज्यादा, अभी रिन्यूएबल कैपेसिटी हमारी है ही नहीं रिन्यूएबल एनर्जी की कि हम उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इन लोगों को दे पाएंगे। और इसीलिए इंडिया ने इस पर साइन करने से मना कर दिया है। अब देखो सीओपी 28 की मीटिंग का सबसे मुख्य एजेंडा क्या था? तो सबसे मुख्य एजेंडा यही था कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्लेज पर डिस्कशंस होनी थी और इसके प्लेज पर साइन होना था। और यही मुख्य एजेंडा में इंडिया ने रिफ्रेन कर दिया और इसीलिए ये चीज काफी हॉट न्यूज बन चुकी है। बहुत लोगों ने इस पे कमेंट भी किया है कि इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी में खुद को कमिट किया था, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी में ये बात सही भी है कि इंडिया ने ये कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लगातार काम करेंगे और हम अपने जो एनर्जी जनरेशन है उसको धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस पर शिफ्ट कर देंगे, ऐसा इंडिया ने कहा था। बट इंडिया ने ये चीज नहीं कही थी कि हम कोल का यूज बिल्कुल खत्म कर देंगे, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और जो G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया ने कहा था वो चीज इंडिया कर भी रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया का तो सबसे ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। अभी जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक ले जाने की बात कही है इंडिया ने। इंडिया का टारगेट है ये 2030 तक का, कि अभी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको हम 500 गीगावाट तक करेंगे। लेकिन क्या ये जो हमारी कैपेसिटी है वो पूरी पड़ेगी इंडिया की पॉपुलेशन के लिए? अगर आप देखोगे रिसेंट नंबर्स में, पर कैपिटल कंजम्पशन हमारा, तो 900 मिलियन लोगों को अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी मिली है। अब ये लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज और ज्यादा बढ़ेगा। ये तो सिर्फ लोगों की बात हो गई।
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इन सारी जगह इलेक्ट्रिसिटीज की जरूरत है, बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और इंडिया जैसा देश, क्या हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होकर के इतने बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। और अगर आप इसको डेटा से देखने की कोशिश करोगे कि हमारा कोल का यूज क्या है इंडिया में, तो देखो अकेले पूरे कंट्री की ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल बेस्ड जनरेशन अकेले 70% है। और वहीं पर अगर आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो 11.5% है। ये तो अभी 2% बढ़ा है, इसके पहले 9.5% था। अब अगर आप नंबर्स में देखो तो 1490 बिलियन यूनिट्स कोल बेस्ड जनरेशन से आता है, वहीं पर 170 बिलियन यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जनरेशन से आता है। अब आप इस गैप को देखो कि कहां 1400 बिलियन यूनिट्स और कहां पे 170 बिलियन यूनिट्स। इतना बड़ा गैप को फिल करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इंडिया जैसी कंट्री अभी इसीलिए कोल को छोड़ करके रिन्यूएबल एनर्जी पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडिया हाईली जो अपना जनरेशन करती है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो कोल बेस्ड जनरेशन करती है और उसी को हर जगह पर यूज करती है। अगर आप इंडिया की कंज्यूमर कंजम्पशन या कमर्शियल एनर्जी देखोगे कोल बेस्ड, तो वो अकेले 55% है। मतलब जो कमर्शियल एनर्जी जितनी भी जनरेट हो रही है कोल को यूज करके वो 55% है। मतलब कंट्री के जो कमर्शियल एनर्जी जनरेशन है उसका आधा अकेले कोल जनरेट कर रहा है। तो अभी हम कैसे कोल को फेज आउट कर सकते हैं? तो इसीलिए और इसी रीजन की वजह से इंडिया ने कोल बेस्ड जनरेशन को, कोल को फेज आउट करने के लिए मना कर दिया है और उस प्लेज पर साइन करने से भी मना कर दिया है। और इन कंट्रीज जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी ये हिपोक्रेसी है। ये हमेशा से एशियन कंट्रीज को टारगेट करती हैं क्लाइमेट के मामले में। होता क्या है देखो, जो एशिया के मार्केट्स हैं जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब ना हाईली लेबर इंटेंसिव मार्केट्स हैं। और इसीलिए बाहर के जो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आकर के अपनी इंडस्ट्रीज इन कंट्रीज में लगाते हैं। और इसीलिए ये कंट्रीज अब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई हैं काफी तेजी से। तो अब ये हिपोक्रेसी है उनकी, उन्होंने अपनी कंट्री को तो, जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी कंट्री को तो डेवलप कर लिया है और बहुत कोल का यूज किया है शुरू से। अब जब उनकी कंट्री डेवलप हो चुकी है, नाउ अब उनको क्लाइमेट की याद आ रही है। पहले अभी 3 साल से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, किसी ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि उस वॉर से क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्लाइमेट चेंज का क्या हाल हो रहा है। लेकिन अभी उनको कोल बेस्ड जनरेशन याद आ रहा है और कोल को फेज आउट करना उनकी सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है COP28 की मीटिंग की। तो दिस इज ऑल अबाउट हिपोक्रेसी। और सही भी किया है, इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है दैट इट हैज नॉट साइन द प्लेज। और ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है दैट दे हैव टेकन देयर स्टैंड एट द इंटरनेशनल लेवल। So that's all for today's news. Thank you and have a nice day.